हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस टीचिंग के बेहतरीन प्लेटफॉर्म एलिवेट एकेडमी पर। बच्चों, हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर रहे थे, जिसकी क्लास मैं फर्स्ट करवा चुकी हूँ फॉर टीजीटी साइंस। और आप सभी को पता है कि टीजीटी की इतनी सारी पोस्ट निकली हुई है हर स्टेट के अंदर, तो उसके लिए जो हमारा जो क्लासेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोर देन इनफ है। ठीक है, दो ही क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, या फिर ये जो क्लासेस है ये इनफ है या नहीं। तो ये क्लासेस है वो भी इनफ है और मोर देन सफिशिएंट है। तो हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किया था, जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ एटम मैं करवा चुकी, वहां से क्वेश्चन भी दिखा दिया था आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ एटम से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, डाल्टन के जो लॉ है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं दिखा चुकी। तो यहाँ से जो हमारा जो मेन कंसेप्ट है अब स्टार्ट होएगा, वैलेंसी करना हमें और मोल कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है, तो हमारे ये दो ही टॉपिक इसके अंदर बचे हुए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट और हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, काफी क्वेश्चन इस क्लास से पूछे जा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अब बच्चों देखो, इसको करने से पहले, वैलेंसी को करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के हैं जिसको ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल लगती है, कई बच्चे फिजिक्स और बायोलॉजी के हैं जिसको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि ये मतलब क्या है, आयंस क्या होते हैं, कटायंस क्या होते हैं। वैसे हमारे पास क्या है, नॉर्मल चीजें ही हैं, फिर भी इसको बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आयंस क्या है, चार स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। ठीक है, चार स्पीसीज होते हैं उसको आयंस बोलते हैं। जैसे Na है, सोडियम, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, Na पॉजिटिव बना दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, हम आयन बोलेंगे। क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और Cl नेगेटिव बना दिया, उसको क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, कटायन क्या होते हैं, अनायन क्या होते हैं। कटायन वो होते हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और यहाँ पर जो पॉजिटिव है उसके ऊपर जो चार्ज मिलता है वो हमें पॉजिटिव मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बता दिया, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के वैलेंस सेल में 281, यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, क्योंकि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 है। पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये क्या बना देगा, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो Na पॉजिटिव इसको क्या बोलोगे, तुम कटायन बोलोगे। Na पॉजिटिव इसको क्या बोलोगे, कटायन बोलोगे। इसी तरीके से अनायन है, जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का जो वैलेंस सेल के अंदर क्या होता है, 287, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको स्टेबल होने के लिए लास्ट की जो सेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां से इसने जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, और ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, अनायन, और ये हमारे पास क्या है, कटायन। तो कटायन क्या होते हैं, जो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। अनायन क्या होते हैं, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, आयंस होते हैं। ठीक है, इतनी चीज तो तुम सबको कॉमन बात है, ये तो तुम सबको पता ही है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काफी टाइम रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन, वैलेंसी से काफी क्वेश्चन पूछता है, और वैलेंसी इतना इजी कॉन्सेप्ट है बट फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। वैलेंसी क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी होती है एलिमेंट्स की, जो आपस में कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी होती है एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एटम है जिसके वैलेंस सेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे सोडियम के अंदर वैलेंस सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। ठीक है, मैग्नीशियम है, जो अपना मैग्नीशियम, इसके वैलेंस सेल में 282, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो अगर किसी भी एटम के वैलेंस सेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या है, 1, 2, 3 ही होगी। इस बात का क्या मतलब है, सिंपल समझो। वैलेंसी क्या होता है, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी। कॉम्बिनेशन कब करेगा, जब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हटाएगा या फिर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पर देखो, इसने वैलेंस सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, स्टेबल हो गया। ठीक है, अब इसकी जो वैलेंसी अगर मुझसे कोई पूछे तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ही तो ये आगे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मैग्नीशियम ने वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यहाँ पर, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 2 होगी। वैलेंसी है वो कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर अगर हमसे वैलेंसी पूछे तो कॉम्बिनेशन कैपेसिटी होती है किसी एलिमेंट की, उसको क्या बोलोगे, वैलेंसी। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किसी के वैलेंस सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी बताओ, तो 1, 2, 3 मतलब
रिस्पेक्टिवली। जैसे किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में तो वैलेंसी 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर एटम है वो वैलेंस सेल के अंदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, एटम है कोई, उसके वैलेंस सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 5, 6, 7 का मतलब क्या है ये समझा देती हूँ। जैसे हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन इसका जो वैलेंस सेल है 2, 8 और वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट है। ये इसकी क्या है? पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल के अंदर क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। तो इसकी जो वैलेंसी कोई पूछे तो वो क्या होगी? 1 होगी। वैलेंसी क्या? 1, क्योंकि इसको बॉन्ड बनाने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। जैसे कि अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या बन जाएंगे? HF बन जाएंगे, ठीक है। तो इसने बॉन्ड बनाने के लिए, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी है इसकी, इसने बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लिया? 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। अब यहाँ पर देखो 7 अगर है, इसके वैलेंसी 7 है तो वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। किसी को 3 चाहिए, जैसे नाइट्रोजन है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी पूछता है। सीधा ये पूछेगा कि किस जो एक एटम है उसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी वैलेंसी बताओ। या एक एटम है जिसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी वैलेंसी बताओ। अब दोनों में ही 3 है वैलेंसी, दोनों की ही वैलेंसी 3 है, क्योंकि उसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके 5 है, जिसके पास 5 है, और उसको जिसके वैलेंस सेल में खुद ही 3 इलेक्ट्रॉन, उसको छोड़ के वो स्टेबल होगा, उसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। तो ये तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक एटम है उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एटम उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? तो उसकी वैलेंसी 4 ही होगी। उसकी जो वैलेंसी वो कितनी होगी? 4 ही होगी। चाहे तो वो 4 को छोड़ दे या वो 4 को गेन कर ले, चाहे तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन का जो वैलेंस सेल है, कार्बन है जो उसका वैलेंस सेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन को भी ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी सकता है। तो इसकी वैलेंसी है वो कितनी होगी? 4 होगी। इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? 4 होगी। ये वैसे शेयर करता है, ठीक है, शेयर करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंसी क्या होगी? इसकी 4 होगी। नेक्स्ट है, अगर कोई ये पूछे कि वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे कि जो नोबल गैसेस है उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी बताओ कितनी? तो अगर जो पहले ही स्टेबल है तो वो क्या देगा और क्या लेगा, ठीक है। जो पहले स्टेबल है तो उसको कोई मतलब ही नहीं है वैलेंसी से, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारा एस्टेट के अंदर 2023 के अंदर, एस्टेट में 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक एटम है उसके पास 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। एक एटम है उसके पास 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी बताओ। ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था एस्टेट के अंदर। तो देखो यहां से एक चीज का आइडिया लगाओगे कि वैलेंसी क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसाइड करते हैं वैलेंसी को। अब यहाँ पर प्रोटॉन दे रखा है तो 3 प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या? 3 ही उसके पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 प्रोटॉन का मतलब क्या है? उसके पास क्या हो गए? 3 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब ये जो वैलेंस सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। वैलेंसी क्या होगी इसकी? 1 होगी। तो यहाँ पर वैलेंसी क्या आएगी? 1 होगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से देख लेना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है 3, ठीक। ये कंप्लीट 3 इलेक्ट्रॉन है पूरे एटम के पास। उसमें हमें वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखने हैं, हमें सेल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन को फील करना है।
इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगले के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे हमें फिल करना है इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर। तो यहाँ पर फिल करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचता है बैलेंस के पास। तो जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी है 1। और मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, वैलेंसी 3 3 3 3 लगा के आए थे। तो ये क्वेश्चन अपना आया हुआ क्वेश्चन। अब हमें मॉलिक्यूलर मास बताना है। वैसे मॉलिक्यूलर मास इजी है, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे निकालें मॉलिक्यूलर मास को। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल द एटम, सभी एटम का सम इन ए मॉलिक्यूल दैट द सब्सटेंस, मतलब कि सभी एटम। फॉर एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। H2O का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 2, ठीक है। 2 गुणा में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक मास प्लस कितना ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे हम क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास, मतलब ओवरऑल मास को हम ऐड कर देते हैं। ओवरऑल मास को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे क्या निकलेगा, 2 इंटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। टोटल मास कितना आ गया 18। H2O का टोटल मास कितना है 18। ये इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ज्यादा मतलब इजी है, लेकिन अभी ये क्यों करवाया है? क्योंकि आगे हम मोल कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आएगा, ऐसे जोड़कर तुम नहीं निकाल पाओगे, तो मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही पेपर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के आते हैं, तुम्हें सबको पता है, पेपर तुम सब ने देखे हुए हैं। तो मोल कंसेप्ट के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं एक ही उसमें पेपर में। तो यहाँ पर देखो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना जरूरी है, तुम्हें सबको ऐड करना और कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला मास। नेक्स्ट फॉर्मूला मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द आयंस। एटॉमिक मास का सम करना आयंस के एटॉमिक मास का। जैसे हमारा फॉर्मूला है NaCl, तो इस पहले इसका मास प्लस इसका मास हमें क्या करने हैं? ऐड करने हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? रॉक साल्ट का। किसका फॉर्मूला है? रॉक साल्ट का। तो ये हमें क्या करने हैं? ऐड करने हैं। तो सोडियम का हमारे पास कितना होता है 23, प्लस क्लोरीन का हमारे पास कितना होता है 35.5। इनको तुम यहाँ पर ऐड कर लेना। तो ये क्या हमारे पास फॉर्मूला, मतलब जो फॉर्मूले के अंदर आयंस गिवन है या एटम गिवन है, उनको हमें एडिशन करना है, उनका एटॉमिक मास को ऐड करना है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है मोल कॉन्सेप्ट। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हम इसको बिल्कुल टू दी पॉइंट करेंगे। सारे फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है, किससे क्या निकलवाता, किससे क्या चीज पूछते, ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि इस जो टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कैसे क्वेश्चन निकाले। कभी हमसे वेट पूछ लेता है, कभी हमसे मोल निकलवा लेता है, कभी हमसे एटम पूछ लेता है। तो इसमें हम आराम आराम से चीजों को समझते चलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो जो अपना मोल होता है ना, मोल क्या है? मोल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मोल क्या है, तो तुम क्या बताओगे? मोल क्या है? जस्ट ए नंबर। मोल क्या है? जस्ट ए नंबर, ठीक है। एक मेजरमेंट है, हम मेजर करते चीजों को। तो देखो एक ये भी एक यूनिट है। जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मुझे 1 दर्जन कोई भी चीज चाहिए, पेन चाहिए, बनाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो तुम 1 दर्जन का मतलब क्या निकालोगे कि मुझे कितनी चीजें चाहिए? 12, ठीक है। 1 दर्जन है, जो 1 दर्जन है, 1 दर्जन कोई चीज है, इसका मतलब क्या है? 12। इसी तरीके से जो एक मोल है, इसकी संख्या क्या होती है? 0.22, 10 या 3 लिख लो, कोई बात नहीं, 23। ये एक मोल की क्या है? वैल्यू है। ये एक मोल की क्या है? वैल्यू है। तो तुमसे अगर मैं पूछूं कि मुझे 1 मोल ये चीज चाहिए, तो तुम कितनी चीज लेके आओगे मेरे लिए? 6.023, 23 लगा लो, 22 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 23, 10 की पावर 23। ये अगर मैं बोलूं 1 दर्जन मुझे कुछ भी साइकिल चाहिए, पेन चाहिए या कुछ चाहिए, तो तुम क्या लगाओगे? 12 लेके आओगे। इसी तरीके से 1 मोल ये। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 1 मोल बुक्स चाहिए, बुक्स। 1 मोल बुक्स का क्या मतलब है? 6.023, 10 raised to the power 23 बुक्स। इतनी बुक्स
एक मोल का मतलब क्या है 6.023 10⁻23 बुक्स। मैं बोलूं कि एक मोल ऑक्सीजन एटम है तो वो किसके इक्वल है ऑक्सीजन एटम 6.023 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। एक मोल मॉलिक्यूल है तो इतनी 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इसी तरीके से जो भी चीज तुमसे बोले कि एक मोल गधा है, घोड़ा है, हाथी है, तो क्या लिखोगे 6.023 10⁻23 गधा, घोड़ा, हाथी। समझ में आ गई। एक मोल है कुछ नहीं है, एक मेजरमेंट है, जस्ट ए नंबर है। हम इसको क्या, जैसे हम एक दर्जन की वैल्यू 12 है, वैसे ही एक मोल की वैल्यू ये होती है। यहां तक जो तुम्हारी स्टोरी थी वो थी मोल की। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि मुझे मोलर मास बताओ, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो हम लोग मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है मोल का, जो मेन हम लोग फॉर्मूले में यूज करते हैं मोल के, तो मोल हम कैसे निकालते हैं कि हमें कोई भी कंपाउंड है उसका मास गिवन होगा। जैसे NaOH का मुझे मास गिवन है 40 ग्राम, और मैं क्या करूंगी मोल निकालने के लिए, मास गिवन है अपॉन उसका मोलर मास रख दूंगी। जो मोल निकालूंगी क्या करूंगी, मास जो गिवन होगा वो यहाँ पर रख दूंगी और साथ में उसका मोलर मास लिखूंगी। तो तुम्हें यहाँ पर मोलर मास है वो सबसे पहले क्या करना, फाइंड आउट करना कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। अब कुछ बेसिक चीज है, समझने वाली चीज है। मैं बिल्कुल ऐसे भी बता सकती हूँ मोलर मास क्या होता है, जिसका जितना उसका मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उसके आगे ग्राम लगा देना, मोलर मास बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज को समझा देती हूँ कि मोलर मास एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो यहाँ पर देखो, हमें क्या निकालना है, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल कार्बन से स्टार्ट करते हैं। कार्बन एक एटम है, एक कार्बन एटम है जिसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और 6 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन का हमारे पास एटम है जिसके पास 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसमें इसमें मुझे पता है कि जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है उसका जो मास है वो कितना है 1.67 10⁻24 ग्राम। ये हमने कल की क्लास में निकाला था। जो मास ऑफ प्रोटॉन है इसी को हम क्या बोलते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये हम लोगों ने कल ही निकाला था, किसके इक्वल 1.67 10⁻24 ग्राम। ये प्रोटॉन का मास होता है, डायरेक्टली याद रख लेना प्रोटॉन का मास है। न्यूट्रॉन का मास है वो भी लगभग इसी के बराबर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट इसके इक्वल ही मानते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है 9.1 10⁻⁻27 ग्राम। देखो 10⁻⁻27 9.1, यहाँ पर -24, ये बहुत ज्यादा छोटे, बहुत ज्यादा कम होता है इसका मास। कितना होता है, जो हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है 1837 मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये चारों बातें तुम्हें यहाँ पर याद करनी है, डायरेक्ट पूछी जाती है। चारों बातें तुम्हें याद करनी है, डायरेक्ट पूछी जाती है। अगर हमसे पूछे प्रोटॉन या फिर एक AMU किसके इक्वल है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। नाइट्रोजन का जो न्यूट्रॉन का मास है वो भी इतना ही होता है। प्रोटॉन का मास 9.1 10⁻⁻27 ग्राम। अब हमसे पूछे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है, तो जो प्रोटॉन का मास है उसको डिवाइड कर दे 1837 से, तो हमारे पास क्या निकला आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल कर सकते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन के मास से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, एक कार्बन एटम में टोटल जो मास बच गया किसका बच गया, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। एक कार्बन एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या बच गया, मास बच गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों का मास क्या है, इन दोनों का मास सेम है, ठीक है। 6 इंटू 1.67 10⁻⁻24 प्लस 6 इंटू सेम यही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 12 इंटू 6 1.67 10⁻24। ये क्या है, कार्बन एटम का मास है। तो ये क्या है 12 AMU, 12 AMU। यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि एक कार्बन का जो एलिमेंट है उसके एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास कितना तुम्हारा 12 AMU। कार्बन के एक एटम का मास तुम्हारा क्या है 12 AMU। यहां से 1 AMU भी निकाल सकते हैं। 1 AMU किसके इक्वल है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यहां से सारी स्टोरी तुम्हें समझ में आ गई होगी, जो पिछली क्लास वाली भी है।
1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये जो मास है ये क्या कौन सा मास है? कार्बन के एक एटम का मास है। कार्बन के एक एटम का मास है 12 AMU। ठीक है, अब वहां से मुझे क्या पता चल गया कि कार्बन का एक एटम का जो मास है वो 12 AMU के इक्वल है। 12 एक कार्बन के सिर्फ एक एटम का, जैसे एक एलिमेंट है उसके अंदर बहुत सारे कार्बन के एटम है, उसका एक एटम का मास हमें पता चल गया। मुझे कितने सारे एटम का मास चाहिए? मुझे इतने इतने एटम्स का मास चाहिए। ठीक है, अगर देखो मैंने इतने एटम हाथ में उठाई, 6.023 10 की पावर 23 एटम्स मैंने हाथ में उठाई। मुझे पता करना कि उनका मास कितना है। मुझे क्या पता करना? उनका मास कितना है। उसी को क्या बोलेंगे? मोलर मास। उसी को क्या बोलेंगे? मोलर मास। तो मास ऑफ इतने एटम ऑफ कार्बन है वो किसके इक्वल है? 1 मोल कार्बन के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? 1 मोल के इक्वल है। ठीक है, अब यहां से 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब एक मोल कार्बन के मास के जितने इक्वल है। ठीक है, तो यहां से एक कार्बन का मास कितना है? 12 AMU। एक कार्बन का मास कितना है? 12 AMU इनटू कितने का निकालना है? ये तो एक का है, हमें तो निकालना इतने का है। तो ये किसके इक्वल? 6.023 10 की पावर 23 इसके इक्वल आ गया। यहां से देखो 12 इंटू AMU, अभी मैं बता चुकी AMU किसके इक्वल? 1.67 10 की पावर -24 ग्राम इंटू 6.023 10 रेज टू द पावर 23। तो यहां से क्या, ये जब आपस में कटेंगे पिटेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 ग्राम के इक्वल आ गया। तो ये क्या है हमारे पास? मास ऑफ इतने कार्बन एटम, इतने कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम। मास ऑफ इतने कार्बन एटम का जो मास है वो किसके इक्वल है? 12 ग्राम। इसी को, इस 12 ग्राम को ही तुम क्या बोलोगे? मोलर मास। मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास, या फिर क्या बोलोगे? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला? जिसका भी तुम्हें देखो, जिसका तुम्हें मास पता है ना, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैं तुमसे मोलर मास पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? 16 ग्राम। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का अगर तुम मोलर मास मैं पूछूं, मोलर मास बताओ नाइट्रोजन का, तुम क्या बोलोगे? 14 ग्राम। जिसका जो भी एटॉमिक मास है उसके आगे ग्राम लगा देना तो वो क्या हो जाएगा? मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। तो इससे समझाने का मतलब, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि इसका ग्राम एटॉमिक मास बताओ या इसका मोलर मास बताओ, वैसे पूछेगा नहीं, इतना इजी, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि कार्बन का एक जो कार्बन है, इतने सारे एटम का जो कार्बन का जो मास है वो किसके इक्वल है? 12 ग्राम। ये जो AMU जो यूनिट होती है ना, ये AMU यूनिट होती है, ये बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये एक कार्बन का मास है, बट हमें इतनों का चाहिए, तो ये किसके इक्वल होगा? 12 ग्राम के। मैंने इतने कार्बन हाथ में उठा लिए, 6.023 10 की पावर 24। अब मुझे उनका मास पूछना तुमसे कि उसमें कितना मास है, तो तुम क्या बोलोगे? 12 ग्राम। इतने ऑक्सीजन एटम उठा लिए, 6.23 10 की पावर 23। अगर मैं उसका मास पूछूं तुमसे तो तुम क्या बोलोगे? 16 ग्राम। नाइट्रोजन उठा लिया तो 14 ग्राम। तो इस तरीके से तुम्हें मोलर मास का पता होना चाहिए। अगर तुम्हें मोलर मास नहीं पता तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया? मोलर मास। अब हम लोग मोल के फॉर्मूले देखेंगे। तो मोलर मास तुम्हें समझाना बिल्कुल बनता था, क्योंकि मोलर मास के बगैर हम मोल के फॉर्मूला को बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो मोल का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास किसके इक्वल होता है? मोल के इक्वल होता है। ये तुम्हारा एस्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, जो इसी फॉर्मूले के ऊपर चारों के चारों जो कंसेप्ट है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो मोल का जो फॉर्मूला है क्या है? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, एस्टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 28 ग्राम ऑफ हीलियम है, इसके मोल बताने थे, ये कितने मोल बनते हैं? 28 ग्राम ऑफ हीलियम। अब मुझे हीलियम का एटॉमिक मास पता है। ठीक है, वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो मोलर मास में क्या हो जाएगा? 4 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। ठीक है, तो देखो यहां पर मोल निकालना हमें। मोल है वो किसके इक्वल है? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है? 28 ग्राम। और मोलर मास कितना? 4 ग्राम। 4 ग्राम। तो यहां से क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7 मोल।
ठीक है, तो ये रिसेंटली तुमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास करके तुम आसानी से ये निकाल सकते हो। तो फर्स्ट तुम्हारा ये फॉर्मूला बनता है, जो हमें सारे क्वेश्चन करने हैं वो इसी फॉर्मूले से करने हैं। नेक्स्ट है 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या है, यहाँ पर मोल्स दे रखे हैं 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स दे रखे ऑक्सीजन के, O2 के दे रखे हैं, ऑक्सीजन एटम के नहीं दे रखे, O2 के दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन मास हमें निकालना है। मोलिकुलर मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो ऑक्सीजन का कितना होगा 32, तो गिवन मास इंटू 32, तो यहां से मल्टीप्लाई कर सकते हो, गिवन मास आ जाएगा तुम्हारा 16 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 16 ग्राम। थर्ड है मोलर मास ऑफ NaCl। NaCl का डायरेक्ट मोलर मास ही पूछा था, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो इसका मास है वो ऐड करना है। Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 58.5, यू भी लिख सकते हो 58.5 ग्राम पर मोल, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमसे अभी पूछा गया था। नेक्स्ट 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखोगे, क्या दे रखा तुम्हें, मोल दे रखे हैं, तो 1.5 मोल दे रखे तुम्हें। गिवन मास हमें क्या निकालना है। ठीक है, मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, मोलर मास कितना होता है 40, तो गिवन मास किसके इक्वल आ जाएगा 1.5 इंटू 40 यानी कि 60 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमसे रिसेंटली पूछा गया था, जो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस है। यहां से तुमसे मोल भी निकलवा सकता है, ठीक है, गिवन मास भी निकलवा सकता है, मोलिकुलर मास भी निकलवा सकता है, कि कोई एक एक्स एटम है, उसका गिवन मास ये है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ये है, आप उसका मोलिकुलर मास निकाल कर दिखा दो। ठीक है, तीन चीजें हैं, उनमें से दो चीजें गिवन होगी, एक नहीं होगी, तो आप सबको वो एक चीज निकलवाने के लिए बोलेगा, जैसे ये चारों क्वेश्चन में हमसे निकलवाई है। तो ये अभी रिसेंटली पूछा गया था मोल से, जो इसी फॉर्मूले के ऊपर क्या है बेस्ड है। ठीक है, देखो भाई ये फॉर्मूला हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूले को समझना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके इक्वल है, गिवन वॉल्यूम अपन मोलिकुलर वॉल्यूम। ये क्या है मोलिकुलर वॉल्यूम, क्या है गिवन वॉल्यूम, हमें ये समझना है। तो सेकंड मोल का फॉर्मूला हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कोई भी एनी आइडियल गैस जो 1 मोल हो, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगी 22.4 लीटर। ठीक है, एनी आइडियल गैस है जो 1 मोल है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगी 22.4 लीटर। ठीक है, ये तुम्हारा मतलब फिक्स है ये चीज कि जैसे 1 मोल किसके इक्वल है 6.023 10 की पावर 23 के इक्वल, वैसे ही 1 मोल एनी आइडियल गैस है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करती है 22.4 लीटर। लेकिन कंडीशन क्या है, एट एसटीपी, किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर ही इतना स्पेस ऑक्युपाई करेगी, एट एसटीपी। ठीक है, अब अगर तुमसे पूछे एसटीपी पे टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है वो कितना है 273 केल्विन। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो कितना है 273 केल्विन। प्रेशर वो किसके इक्वल है 1 एटमॉस्फेयर या 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहां से ये चीज समझ में आ गई कि जो हमारे पास 1 मोल है कोई भी आइडियल गैस है एट एसटीपी के ऊपर किसके इक्वल होती है 22.4 लीटर के इक्वल होती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पूछे 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर पूछे तो क्या लिखोगे 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 mm Hg। ठीक है, यहां से जो ये 22.4 लीटर है ये क्या है मोलर वॉल्यूम, ये क्या है मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। या लीटर अगर ना दिया हो क्वेश्चन के अंदर, डेसीमीटर क्यूब में दिया हो तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर किसके इक्वल होता है डेसीमीटर क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर या तो ये दिया मिलेगा या ये दिया मिलेगा, तो ये हमारे पास क्या है एक जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला यहाँ से बनेगा कि जो मोल है वो किसके इक्वल गिवन वॉल्यूम, तो वह कोई भी वॉल्यूम गिवन होएगी अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये तुम्हारी मोलर वॉल्यूम है। तो ये क्या हमारा मोल का फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था तुमसे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस है एट एसटीपी पे। तुम्हें क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। कितनी गैस गिवन थी 11.2 लीटर थी, SO2 गैस थी, एट एसटीपी के ऊपर थी। तो यहां से देखो मोल का फॉर्मूला क्या होगा मोल। ठीक है, तुम्हें मोल निकालने कितनी गिवन गैस जो गिवन वॉल्यूम है वो कितना है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर अपॉन जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम कितनी है 22.4।
22.4 कितना आ गया, यहाँ से काट लेना। तो ये तुम्हारे पास क्या है, हमारा मोल का फॉर्मूला, यहाँ पर मोल आ जाएंगे कुछ भी, तो यहाँ से ऐसे हम लोग मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, एसटीपी पे होनी चाहिए, कंडीशन है ये, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन सेकंड तुमसे एक बार ये पूछा गया था, फाइंड वॉल्यूम ऑक्युपाई 3 मोल ऑफ SiO2 एट एसटीपी। कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी वो गैस, कितने मोल है, 3 मोल्स। कितने मोल है, 3 मोल है। मतलब यहाँ पर देखो जो हमारे पास मोल का फॉर्मूला है वो क्या है, मोल गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलिकुलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलिकुलर वॉल्यूम। यहाँ पर 3 मोल दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 मोल दे रखे हैं, हमें गिवन वॉल्यूम नहीं पता कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगी, 3 मोल है गैस के। हमें क्या पता है कि सिर्फ एसटीपी के ऊपर मोलर वॉल्यूम है वो कितनी है, 22.4। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 इंटू 22.4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम ये मोल का सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तुमसे मोल पूछे, चाहे तुमसे क्या पूछे, गिवन वॉल्यूम पूछे, तुमसे कुछ भी पूछे, तुम आसानी से निकाल सकते हो। देखो ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो तुम्हें पता है, या तो तुमसे ये निकलवाएगा या तुमसे ये निकलवाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला है मोल का। अब हमें थर्ड फॉर्मूला करना, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर मोल का एक फॉर्मूला ये बनता है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एरोगेड्रो नंबर। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं उससे अगर हम उसके एरोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो हमने क्या किया, इतने पार्टिकल उठाई थी 6.023 10 की पावर 23। ठीक है, उसका क्या निकाल लिया था हमने, वेट निकाल लिया था। अब हमें क्या निकालना, मोल्स निकालने, मोल्स निकालने। तो क्या पता एक जो कंटेनर उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, उससे किससे डिवाइड कर दोगे, एरोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएंगे, हमारे पास मोल निकल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर तुम्हें ये गिवन है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दे रखे, इसके हमें मोल्स बताने हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या निकालो, क्या लगाओगे तुम, मोल्स है वो किसके इक्वल है, मोल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने गिवन है, 1 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, एरोगेड्रो नंबर से, 2 3 10 की पावर 23। बिल्कुल देखो तुम्हें बिल्कुल कटने वाला नंबर ही देगा, ऐसा नहीं देगा कि कटे ना। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल कट जाएगा 1 से 2, यानी कि 1/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/2। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाकर तुमसे ये पूछे कि उसका मास बताओ, कितना मास प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम का, मास बताना है ऑक्सीजन एटम का। तुम्हें यही क्वेश्चन आगे बढ़ा दे, यहां पर तुमसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास पूछ ले, मास बताओ। ठीक है, तो कैसे बताओगे, मोल्स है हमारे पास, मोल्स है, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। मोल कितने हैं, 1.1 या 1/2। मोल कितने, 0.5 बोल सकते हैं या फिर 1/2। गिवन मास हमें निकालना है, नहीं पता। मोलिकुलर मास कितना है ऑक्सीजन का, 16। मोलिकुलर मास कितना है, 16 है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम है, 16 है। तो यहां से देखो कितना आ गया, गिवन मास 8 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया, 8 ग्राम, यहां से कट के 8 ग्राम आ गया। तो ऐसे तुमसे कुछ भी निकलवा सकता, दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो गए, ये वाला भी अप्लाई हो गया मोल्स निकालने के लिए। ठीक है, और आगे मोल्स आने के बाद गिवन मास भी तुमसे निकलवा सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये तो सबको पता है, 9th क्लास से करते आ रहे हो। ठीक है, और ये मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एरोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद करने हैं, क्या दे रखा है, क्या तुमसे पूछ रहा है, कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसके इक्वल, एटॉमिक वेट और एरोगेड्रो नंबर। तो देखो जो एटॉमिक वेट होता है, जब भी हम न्यूमेरिकल निकालते हैं तो न्यूमेरिकली एटॉमिक वेट और मोलर मास है वो इक्वल होते हैं। मोलर मास और एटॉमिक वेट है न्यूमेरिकली, जब हम न्यूमेरिकल निकालते हैं तो इक्वल होते हैं। तो इस फॉर्मूले को देखकर तुम्हें एक चीज तो पता चल गई होगी, जो स्टार्टिंग में हमने मोलर मास कैसे निकाला था, स्टार्टिंग में हमने मोलर मास कैसे निकाला था, यहां से याद हो गया होगा, मास ऑफ 6.023 10⁻⁻23 मास इतने एटम का ऑफ कार्बन
कार्बन का हमने इतने एटम का मास निकाला था और वो हमारे लिए किसके इक्वल था, 12 ग्राम के इक्वल। ये तुम्हें याद हो गया होगा, मतलब ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने निकाला था। अब अगर मैं यहाँ से पूछूं कि मास ऑफ इतने एटम का है, मुझे निकालना है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ एक एटम का निकालना मुझे। ये तो मास था कंप्लीट एरोगेड्रो नंबर का 6.23 10 की पावर 23 का मास था। मुझे एक एटम का मास निकालना है, तो ये टर्म कहां जाएगी, नीचे जाएगी। 12 ग्राम अपॉन 6.023 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मास ऑफ वन एटम का आ गया इतना, इक्वल टू इतना। तो देखो ये है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 12 ग्राम क्या एटॉमिक वेट है, एटॉमिक या फिर मोलर मास बोल दो, एटॉमिक वेट है ये हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, एरोगेड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूला यही नहीं है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट किसके इक्वल है, एटॉमिक वेट अपॉन एरोगेड्रो नंबर, एटॉमिक वेट अपॉन एरोगेड्रो नंबर। तो ये तो हम निकाल चुके। अब अगर इसमें तुमसे क्वेश्चन दे दे, कुछ भी दे तुमसे, ठीक है, कुछ भी निकलवा सकता है। जैसे तुमसे दे वेट दे रखा है एटम का, ठीक है, वेट दे रखा है वन एटम का, और तुमसे पूछे एटॉमिक वेट बताओ इसका, तो तुम आसानी से, मतलब इसके अंदर दो चीजें तुम्हें गिवन होगी, एक चीज को तुम्हें निकालना पड़ेगा। बस तुम्हें इस फॉर्मूले को लर्न करना है कि वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल है, एटॉमिक वेट अपॉन एरोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो ये चीज तो हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके। कैसे निकाला था हमने, मोलर मास निकाला था, वही वाला ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो मोलर मास था, तो इसी के लिए लिखा मैंने मास ऑफ वन मोल्स ऑफ सब्सटेंस। इसी तरीके जो सेकंड है, वहां पर, यहाँ पर तो सिंपल एक एटम का था, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जैसे हमने मोलर मास निकाला वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। वो क्या होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, कंप्लीट मॉलिक्यूल का मास, कंप्लीट मॉलिक्यूल का मास होता है वो हमारा क्या होता है, मोलर मास। जैसे CaCO3 है, COCO3 है, तुमसे क्वेश्चन के अंदर CaCO3 दे रखा मॉलिक्यूल, इसका मास मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इन सबको तुम क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, इन सबको ऐड कर लोगे तो तुम्हारा क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। यहां से तुम मॉलिक्यूलर वेट रखकर और एरोगेड्रो नंबर से क्या कर सकते हो, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा था मोल कंसेप्ट। पांचों फॉर्मूले मैंने अच्छे से करवा दिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी तुमको बता दिया अच्छे तरीके से। तो आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, एक एक फॉर्मूले को अच्छे से खोल खोल कर मैंने बताया है कैसे करना तुम्हें, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोल कंसेप्ट को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।